एडवांसमेंट कहने को जैसे रोबोट का बहुत कुछ चल रहा है ना। प्राइमरली देखा जाए रोबोट का ये नी रिप्लेसमेंट रोबोट का काम नहीं है। ये काम है गुड सर्जिकल एक्सपीरियंस सर्जिकल और गुड सर्जिकल स्किल्स का। और रोबोट वो भी मैं अपने लेक्चर में बताने वाला हूँ कि रोबोट हाइप ज़्यादा है। रोबोट से इफ़ यू आर ए गुड सर्जन ये आपके लिए बल्कि लाइबिलिटी है। रोबोट जब आप यूज़ करते हो तो इसके खुद इनहेरेंट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, न्यूअर टेक्नोलॉजी। बाकी ऑलरेडी नी रिप्लेसमेंट साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि उसमें अब जो भी आगे आएगा, मतलब कोई भी घुटना आप बदल दो, मोर देन 20 ईयर्स चलता है 90% लोगों का। तो इसमें अब एडवांसमेंट के लिए बहुत हाई बार होगी, जिससे कि मान लो 50 साल चलेगा, 40 साल चलेगा। तो उसमें और चीज़ें हैं जैसे बायो मटेरियल, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा जो वक्तव्य है इसमें कि हम जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के दो काम होते हैं। एक काम होते हैं कि हम मरीज़ को, जब मरीज़ हमारे पास तकलीफ़ से आया तो हम उसकी एक डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी तकलीफ़ सुनते हैं, समझते हैं, उसकी जांच करते हैं और उससे एक कुछ बीमारियों पे हम उसको एक बनाते हैं कि इसको शायद ये बीमारी है, और उससे रिलेटेड हम उसकी जांच करते हैं और जांच करके उसके इलाज की तरफ पहुंचते हैं। तो हम जब एक ही मरीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में वेरिएशन क्यों होता है? वेरिएशन इसलिए होता है कि शायद हमारे अंदर, मन के अंदर किसी पर्टिकुलर बीमारी को लेके कोई बायस है, क्या है, या हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, या हमारे पास जो नॉलेज है उसकी, हमारे माइंड में जो हमारी नॉलेज है वो किसी एक दिशा में हमें ले जा रही है। तो हम किस तरीके से हम अपनी डायग्नोसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि मरीज को सबसे कम उसके तकलीफ़ पे कम से कम ड्यूरेशन में, कम से कम जांचों के बाद हम एक नतीजे पे पहुंच सकें कि इसको ये बीमारी है और उसका ये फ़ायदा है। तो मेरा वक्तव्य पूरा इसी बात पे है कि हमको क्या क्या रीज़न्स होते हैं कि हमारी डायग्नोसिस जो हमें मदद कर सकती है बहुत जल्दी किसी भी मरीज़ के डायग्नोसिस पे पहुंचने में और किसी भी मरीज़ का इलाज करने में। आज यहाँ पे यूपी ऑर्थोकॉन में मेरे को जो इन्वाइट किया गया है, मेरे को बोलना है सब्जेक्ट बड़े रोटेटर कफ टियर। रोटेटर कफ क्या होता है? ये शोल्डर के मसल्स होते हैं जो शोल्डर को चारों तरफ से, ऊपर से, आगे से और पीछे से घेरते हैं। उम्र के साथ साथ जैसे जोड़ घिसता है तो वो मसल्स भी कमज़ोर हो जाते हैं और कभी छोटी सी चोट से भी वो टूट जाते हैं। और जब उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है तो वो टेंडन्स या मसल टूट के पीछे को चले जाते हैं। तो इन ऐसी अवस्थाओं में जब शोल्डर के मसल्स टूट गए हैं और बिल्कुल पीछे चले गए हैं, उनको कैसे अपनी जगह पे वापस लाया जाए, उस टेक्निक पे मैं बोलूँगा। बट पब्लिक के लिए लेकिन साथ में ये मैसेज भी है कि जो लोग अपना शोल्डर पेन होता है, कोई भी शोल्डर पेन जो 6 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रोटेटर कफ टियर हो सकता है और शुरू में वो छोटा होता है और उसको मैनेज किया जा सकता है बिना सर्जरी के। लेकिन अगर वो निगलेक्ट होता है तो वो पीछे को चला जाता है और फिर सर्जरी ही एक उसका उपाय रह जाता है। तो ये एक मैसेज भी पब्लिक को जाना चाहिए कि अपने शोल्डर पेन को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। सर एक चीज़ ये भी बताइए कि जो आपके बोन्स के ऑपरेशंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। आमतौर पर जो मिनिमम क्लास का व्यक्ति है, अगर उसके पास में आयुष्मान कार्ड नहीं है तो अफोर्ड नहीं कर पाता है। नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ और तरह के भी बिना इम्प्लांट के भी कुछ सर्जरीज हैं, हालांकि उतनी मजबूत नहीं होती, बट ऐसा उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर बिना इम्प्लांट के भी सर्जरी करनी पड़ जाए तो वो हड्डियों से जोड़ के की जा सकती है। अच्छा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं, उनसे आप लोग कनेक्शन कीजिए, उनको भी अपनी जो आपका, वो तो देखो वहाँ पे जो डॉक्टर है, सेहत की साक्षरता है जो आपके पास में है, जो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो भी होगा, वो यूजली आजकल हर कोई जागरूक है और ये कॉन्फ्रेंसेस हमारी हर शहर में होती रहती हैं जहाँ पे इन टेक्निक्स को बताया जाता है। तो वो लोग आते हैं, अटेंड करते हैं। फिर हमारे पूरे इंडिया में कैडेवरिक लैब्स होती हैं, लाइव सर्जरीज होती रहती हैं, उनसे वो सीखते रहते हैं। फिर हम उनको इनवाइट करते हैं अपने पास फेलोशिप के लिए, जिसमें वो आके हमारे साथ सर्जरी में असिस्ट करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे सीख जाते हैं। मेरा व्याख्यान सार्कोपीनिया पे है। अब तक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में ज़रूर जानकारी रखते थे, जिसमें उम्र के साथ हड्डी में चूने की और कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं। लेकिन इसके होने से पहले 20-35 साल की उम्र में मरीज़ों में मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से उनमें गिरने की संभावना बढ़ जाती है
और 60-70 की उम्र पे ये तेज़ी से बढ़ती है। उसको ख़त्म करने के लिए पेशेंट्स को और सबको जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब या तो वेट के साथ या रबर बैंड के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए, इतनी जितनी वो बर्दाश्त कर सकें। दूसरा, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए ताकि मांसपेशी मजबूत रहे। अगर हमारी मांसपेशी मजबूत रहेंगी तो गिरने की संभावना कम रहेगी और हड्डी मजबूत रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।